कोलंबिया से लौटकर बाबा साहब की परिस्थितियां कैसे थी उसके बारे में आज गहराई से विचार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार दलित हेराल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेटिंग फॉर वीज़ा के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखें। उसमें है बाबा साहब के पहली घटना के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बाबा साहब की दूसरी घटना के बारे में चर्चा की करेंगे जो उन्होंने अपने लेखों में लिखी है। दोस्तों, हम आपको वही बता रहे हैं जो उन्होंने अपने लेखों में लिखा है और उनकी ओरिजिनल टीचिंग को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, बिना समय गवाए हम बाबा साहब की कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। बाबा साहब पश्चिम से लौटकर भारत आए। आपको पता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब ने 1913 से 1917 तक पढ़ाई करी थी। 1917 में वो लंदन गए थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। 1918 में वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर उन्हें भारत आना पड़ा क्योंकि बड़ौदा स्टेट ने उनका खर्चा उठाया था और उनकी सेवा करने के लिए वे मजबूर थे। दोस्तों, वापस आने के बाद बाबा साहब लिखते हैं कि मैं सीधा बड़ौदा स्टेट गया। किन वजह से मैंने बड़ौदा स्टेट को छोड़ा, मैं उस दुखद अंत में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ क्या हुआ उसके बारे में आज विचार करते हैं। विस्तार से मैं अपनी बात को सीमित रखूँगा। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास के बाद बाबा साहब के मन में ये भाव मिटा दिया था कि वे अछूत है और यह है कि भारत में अछूत कहीं भी जाता है तो वो खुद और दूसरों के लिए एक समस्या बन जाता है। दोस्तों, बाबा साहब लिखते हैं कि जब मैं स्टेशन के बाहर आया तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल हावी था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई से परेशान था। हिंदू होटल जिन्हें विशिष्ट कहा जाता था को मैं पहले से ही जानता था, वो मुझे नहीं रखेंगे। वहाँ रहने का एकमात्र तरीका था कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। दोस्तों, बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मेरे कुछ मित्र थे जो बड़ौदा में थे, उन जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। अगर मैं उनके पास यहाँ गया होता तो वो मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन वो खुद को आश्वस्त नहीं कर पा रहे थे कि एक अछूत को अपने घर में बुलाने पर वे शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ी देर तक इसी पशुपेश में स्टेशन पर खड़े रहे। फिर उन्हें सूझा कि क्यों ना आसपास में कोई कैंप पता किया जाए। उन्होंने एक गाड़ीवान को बुलाया और पूछा कि यहाँ आसपास कोई ठहरने की व्यवस्था है। तो गाड़ीवान ने बताया कि हाँ, एक पारसी सराय है और वो पैसा लेकर ठहरने की व्यवस्था करता है। तो बाबा साहब खुश हुए थोड़े, और क्योंकि उन्हें लगता था कि पारसी लोग जो है वो जोराष्ट्रीय धर्म को मानने वाले होते हैं और उस धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं होती और इसलिए उनके द्वारा अछूत होने का भेदभाव होने का कोई डर भी नहीं था। दोस्तों, आगे लिखते हैं बाबा साहब, मैंने गाड़ी में अपना बैग रख दिया और ड्राइवर से पारसी सराय ले चलने के लिए कह दिया। यह 1-2 मंजिला सराय थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था। वो इसी की देख रेख करते थे जो लोग रुकने आते थे और उनके खान पान की व्यवस्था भी करते थे। दोस्तों, ठहरने की समस्या का समाधान तो हो गया था। बाबा साहब गाड़ी लेकर पारसी सराय तक पहुंचे। पारसी केयरटेकर ने बाबा साहब को ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया। बाबा साहब प्रसन्न थे कि ठहरने की समस्या का समाधान हो गया है। वे थोड़ा आराम करना चाहते थे। इसी बीच केयरटेकर एक किताब लेकर ऊपर आया। उसने जब देखा कि बाबा साहब ने सदरी और धोती, जो पारसी लोगों के कपड़े पहनने का एक तरीका होता है, उसको नहीं पहना था, तो उसने तीखी आवाज में पूछा कि तुम कौन हो। बाबा साहब ने आगे लिखते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय लोगों के लिए था। मैंने बता दिया कि मैं एक हिंदू हूँ। वो चौंक गया। उसने सीधा कह दिया कि मैं वहाँ ठहर नहीं सकता। बाबा साहब सख्ते में आ गए थे और पूरी तरह से शांत थे। फिर वही सवाल उनके पास दोबारा लौट आया था कि कहाँ जाऊँ। दोस्तों, बाबा साहब ने खुद को संभालते हुए कहा कि भले ही मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया कि तुम यहाँ ठहर कैसे सकते हो, पारसी सराय में मुझे एक रजिस्टर है, उसमें नाम दाखिल करना पड़ता है। बाबा साहब उनकी परेशानी समझ रहे थे, तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, मैं रजिस्टर में लिखने के लिए कोई पारसी नाम रख सकता हूँ। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें भाड़ा भी मिल जाएगा और तुम इससे थोड़े पैसे ही कमाओगे। बाबा साहब समझ रहे थे कि वो थोड़ा पिघल रहा है। वैसे भी उसके पास बहुत समय से कोई यात्री नहीं आया था और वो थोड़ा कमाई का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वो इस शर्त पर तैयार हो गया कि बाबा साहब उसको 1.5 रुपये और खाने का पैसा देंगे, रजिस्टर में एक पारसी नाम लिखेंगे
नीचे चला गया और बाबा साहब ने राहत की सांस ली, क्योंकि समस्या का हल हो चुका था। बाबा साहब बहुत खुश थे। तो बाबा साहब लिखते हैं कि सराय का जीवन कैसा था उनका। दोस्तों इस कहानी के इस मोड़ पे आपको बाबा साहब से बहुत अच्छी सीख मिलेगी। इसको ध्यान से सुनना। बाबा साहब लिखते हैं कि तब तक वो ये नहीं जानते थे कि खुशी उनकी कितनी क्षणिक है, लेकिन इससे पहले कि वे सराय वाले किस्से का दुखद अंत बताते, वो पहले बताएंगे कि इस छोटे से अंतराल के दौरान वहाँ वो कैसे रहे। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इस सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा था, उसी से जुड़ा हुआ एक स्नान घर था जिसमें एक नल लगा हुआ था। उसके अलावा एक बड़ा हॉल था। जब तक बाबा साहब वहाँ रहे, हॉल में हमेशा टूटी हुई कुर्सियाँ और बेंच जैसे कबाड़ से भरा रहता था। इसी सब के दौरान बाबा साहब अकेले यहाँ रहे थे और केयर टेकर सुबह एक चाय का कप लेकर आता था। वो दोबारा 9:30 बजे आता था कुछ नाश्ता या खाने के लिए। तीसरी बार वो रात को 8:30 बजे खाना लेकर आता था। और वो बाबा साहब से थोड़ा इंटरेक्शन भी कम करता था ताकि लोगों को भनक ना लगे। खैर, इसी तरह से वो दिन बीत गए। नियुक्ति कहाँ हुई थी बाबा साहब की? तो महाराजा बड़ौदा की ओर से महालेखाकार के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं ऑफिस जाने के लिए सराय 10 बजे छोड़ देता था और रात को तकरीबन 8 बजे लौटता था। जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था। सराय में वापस लौट के रात बिताने का विचार ही उनको डराने लगता था। बाबा साहब इसलिए लौटते थे क्योंकि ठहरने की और कोई व्यवस्था नहीं थी। ऊपर वाली मंजिल पर बड़े कमरे में कोई दूसरा इंसान नहीं था जिससे वो कुछ बात कर सकें। वो बिल्कुल अकेले थे। पूरा हाल गुप अंधेरे में रहता था, जहाँ कोई बिजली का बल्ब नहीं था, यहाँ तक कि तेल की बत्ती तक नहीं थी जिससे थोड़ा अंधेरा कम लगता। दोस्तों, बाबा साहब लिखते हैं कि केयर टेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा दिया लाकर रखता था जिसकी रोशनी बमुश्किल कुछ इंच तक रहती थी। मुझे लगता था कि मुझे सज़ा मिली है। मैं किसी इंसान से बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आदमी ने होने की वजह से मैंने किताबों का सहारा लिया और उन्हें पढ़ता गया और बस पढ़ता गया। मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि मैं अपनी तन्हाई भूल गया। दोस्तों, हमें भी पता है जब हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन जब कम हो जाता है और हम अकेले रह जाते हैं तो हमारी जो तन्हाई है वो हमें खाने लगती है। दोस्तों, बाबा साहब लिखते हैं कि इस तन्हाई का उपयोग अगर आप पढ़ाई में करेंगे, तो अगर आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपकी तन्हाई कुछ दूर हो जाएगी और आपका मन भी लगने लगेगा। दोस्तों, जब हमें कोई देख नहीं रहा होता है तब हम क्या करते हैं, यही आपके जीवन का चरित्र होता है। दोस्तों, बाबा साहब आगे लिखते हैं कि उड़ते चमगादड़ जिनके लिए वह हॉल उनका घर था, उनकी चेंचे की आवाज़ अक्सर उनके दिमाग को उधर की ओर खींच देती थी। मेरे भीतर एक सिरहन दौड़ जाती थी जो बात भूलने की कोशिश कर रहा था। वो फिर याद आ जाती थी कि मैं एक अजनबी परिस्थितियों में एक अजनबी जगह पर हूँ। अपने दुख और गुस्से को इस भाव से समझाता था कि भले ही जेल हो, लेकिन एक ठिकाना तो है। कोई जगह न होने से अच्छा तो है कोई जगह होना। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी कि जब मेरी बहन का बेटा बम्बई आया तो मेरा बचा हुआ सामान लेकर जब वो बम्बई आया तो मेरी हालत देखकर वह फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मुझे तुरंत उसे वापस भेजना पड़ा। इस हालात में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि यह जो नाटक है वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता था और मुझे किसी दिन पहचान लिया जाएगा। दोस्तों, बाबा साहब ने सरकारी बंगले की याचिका भी दी थी। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका पर उस वक्त गहराई से ध्यान नहीं दिया जैसी कि मुझे ज़रूरत थी। मेरी याचिका एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाती रही। इससे पहले कि मुझे कुछ निश्चित उत्तर मिल पाता, मेरे लिए यह भयावह दिन आ ही गया था। दोस्तों, वो भयावह दिन क्या था? जब बाबा साहब पकड़े गए थे। कैसे पकड़े गए थे? जब सराय में 11वां दिन था उनका, तो बाबा साहब सुबह का नाश्ता कर रहे थे और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दरअसल रात भर के लिए जो किताबें मैंने पुस्तकालय में उधार ली थी उनको उठा रहा था और तभी मैंने सीढ़ियों पर कई लोगों के आने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि यात्री ठहरने के लिए आए हैं और मैं उन मित्रों को देखने के लिए उठा। तभी मैंने दर्जनों गुस्से भर लंबे मजबूत पारसियों को देखा। सबके हाथ में डंडे थे और वो कमरे की ओर आ रहे थे। मैंने समझ लिया कि ये यात्री नहीं है और इसका सबूत उन्होंने तुरंत दे भी दिया था।
वे सभी लोग मेरे कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए और मुझे मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम कहाँ से आए हो? बदमाश आदमी, तुमने पारसी सराय को गंदा किया है। मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक से नहीं कह सका। यह वास्तव में एक धोखा था और यह धोखा पकड़ा गया था। मैं यह जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी भीड़ के आगे जारी रखता तो ये मेरी जान लेकर ही छोड़ते। मेरी चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचने से बचा लिया था। एक ने मुझे मेरा कमरा खाली कब करूँगा पूछा। उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ गंभीर धमकी छिपी थी। खैर, मैंने अपनी चुप्पी ये सोचते हुए तोड़ी कि एक हफ्ते में मंत्री की मेरी बंगले की दरख्वास्त को मंजूर कर लेगा और उनसे विनती की कि मुझे एक हफ्ता और रहने दें। लेकिन पारसी कुछ सुनने को लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि मैं शाम तक इस सराय में नजर ना आऊं। मुझे निकलना ही होगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा और चले गए। मेरा कुछ बाबा साहब को कुछ सूझ नहीं रहा था। बाबा साहब लिखते हैं कि मेरा दिल बैठ गया था। मैं बड़बड़ाता रहा और फूट फूट कर रोया। मैं अपनी कीमती जगह, जी हाँ, रहने के ठिकाने से वंचित हो गया था। वो जेल खाने से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कीमती था क्योंकि मेरे पास ठहरने के लिए और कोई जगह नहीं थी। पारसियों के जाने के बाद मैं बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्या तत्कालीन थी और दोस्तों के पास इसका कोई उपाय मिल सकता है। बड़ौदा में मेरा कोई अछूत मित्र नहीं था, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे। एक हिंदू था और दूसरा क्रिश्चियन था। पहले मैं हिंदू मित्र के यहाँ गया और बताया कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आन पड़ी है। वह बहुत अच्छे दिल का था और वो मेरा बहुत करीबी दोस्त था। वो बहुत उदास और गुस्सा हुआ। दोस्तों, बाबा साहब लिखते हैं कि फिर उसने एक बात की ओर इशारा किया कि अगर तुम मेरे घर आए तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैं उसके आशय को समझा और उससे अपने घर में ठहरने के लिए नहीं कहा। दोस्तों, बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मैंने क्रिश्चियन मित्र के यहाँ जाना उचित नहीं समझा क्योंकि एक बार उसने मुझे घर पर रुकने का न्योता दिया था। तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दरअसल न जाने के कारण हमारी आदतें अलग अलग होना था। अपना जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसलिए मैं अपना ऑफिस चला गया। लेकिन वहाँ जाने का विचार नहीं छोड़ा, क्रिश्चियन के पास जाने का विचार नहीं छोड़ा। अपने एक मित्र की बात करने के बाद मैंने अपने भारतीय क्रिश्चियन जो मित्र था उससे फिर पूछा कि वो यहाँ मुझे रख सकता है क्या। जब मैं सवाल किया तो बदले में उसने कहा कि वह उसकी पत्नी कल बड़ौदा से आ रही है, तो उससे पूछ कर बताएगा। मैं समझ गया कि वह एक चालाकी भरा जवाब था। वो उसकी पत्नी एक मूलतः ब्राह्मण परिवार से थी। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी। किसी अछूत को अपने घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। उम्मीद की यह किरण भी बाबा साहब के लिए ख़त्म हो गई थी या बुझ गई थी। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि उस समय शाम के 4 बज रहे थे जब मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला। कहाँ जाऊँ, यह मेरे लिए एक विराट सवाल था। मुझे सराय छोड़नी थी, लेकिन कोई मित्र नहीं था जहाँ मैं जा सकता था। केवल एक ही विकल्प था, बम्बई वापस लौटने का। बड़ौदा से बम्बई रेलगाड़ी जो रात को 9 बजे की थी, 5 घंटे बिताने थे। उनको कहाँ बिताऊं? क्या सराय जाना चाहिए? क्या दोस्तों के यहाँ जाना चाहिए? मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि पारसी फिर से इकट्ठा होकर मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। मैं अपने मित्रों के यहाँ नहीं गया। भले ही मेरी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे स्थित कमाथी बाग एक सरकारी बाग था, समय व्यतीत किया। मैं वहाँ कुछ अमनस्क भाव से बैठा और उदासी से मेरे साथ यह क्या घटा इस बारे में सोचने लगा। मैंने अपने माता पिता के बारे में और जब हम बच्चे थे, जब हमारे ख़राब दिन थे, उनके बारे में सोचा। 8 बजे रात को मैं बाग के बाहर आया और सराय के लिए एक गाड़ी ली और अपना सामान लिया। न तो केयर टेकर ने मुझसे कुछ कहा और न मैंने केयर टेकर से कुछ कहा। दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। वो कहीं ना ही खुद को मेरी हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। मैंने उसको बिल चुकाया। उसने खामोशी से पैसे लिए
और चुपचाप चला गया। मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीदों से गया था, उसके लिए कई दूसरे मौके ठुकराए गए थे। यह युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थानों में कई पद रिक्त थे। मैं कई प्रतिभाशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं ली। मैं सोचा कि मेरा पहला फ़र्ज महाराजा बड़ौदा के लिए अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया। यहाँ मुझे कुल 11 दिनों के भीतर ही बड़ौदा से मुंबई आने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं आज भी जस का तस याद कर सकता हूँ, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और मेरी आंखों में आंसू ना आए हों। उस समय मैंने जो महसूस किया, उस समय जो जाना, जो आदमी हिंदू के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत ही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। अगर आप इसे लिखित रूप में पढ़ना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को इसे पढ़ाना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन पर जाएं और इसे लिखित रूप में भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। दलित हेराल्ड इसी तरह आपके लिए कहानियाँ लेकर आता रहेगा। दलित हेराल्ड को आप सपोर्ट करें, दलित हेराल्ड को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।